वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एथिक्स में, इट इज़ इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। तो चलिए एंटर करते हैं टॉपिक में, जानते हैं क्या है सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। क्या है इंटीग्रिटी? क्या है? बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, और नैतिक सिद्धांतों का उच्च होना, मोरल प्रिंसिपल्स हाई होना, प्लस ऑनेस्टी, अगर ये कंबाइंड हो जाता है तब बनता है इंटीग्रिटी। ठीक है। इंटीग्रिटी में क्या शामिल होता है? ये कंसिस्टेंसी इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। जब आपके थॉट, जो आपका चिंतन है, जब आपके वर्ड्स, जो आपका बोलना है, एंड एक्शन, और जो आपका करना है, तीनों एक समान हो जाए, मतलब आप जो सोचे वही बोले और वही करें, तीनों में जब समानता होती है तो उसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है। इंटीग्रिटी को लेकर के C.S. लेविस का एक स्टेटमेंट है कि इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। जब कोई भी आपको नहीं देख रहा है तब भी सही कार्य करना, यही क्या है? इंटीग्रिटी है। महात्मा गांधी इंटीग्रिटी के बारे में कहते हैं कि इंटीग्रिटी इज द सोल ऑफ द कैरेक्टर। कि किसी के कैरेक्टर का जो सोल होता है, अगर किसी के कैरेक्टर का जजमेंट करना है तो वो क्या है कि उसमें इंटीग्रिटी है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? उसका सोल, उसकी आत्मा अगर पवित्र है तो वह इंटीग्रिटी है, उसमें इंटीग्रिटी है। ठीक है। अब आते हैं तो इंटीग्रिटी को एक प्रेम से समझते हैं। ठीक है। देखिए यहां पर दिखाया गया है कि 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है ऑनेस्टी, सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी। पहला ऑनेस्टी है, सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का मतलब कि आप मन, वचन और कर्म तीनों से एक समान हो। और चौथा है, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप में अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, मतलब आप जो काम करते हैं अगर वो गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। एंड चौथा है मोरल अपराइटनेस, और आप में नैतिक ईमानदारी भी है, मोरल अपराइटनेस भी है, मतलब कि आप इथिकली बहुत स्ट्रांग हैं। तो जहां पर ये चारों कॉमन फैक्टर्स के रूप में मिलते हैं, क्या क्या? ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड मोरल अपराइटनेस। जहां ये चारों मिलते हैं उस चोक पॉइंट को कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है। मतलब इंटीग्रिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड मोरल अपराइटनेस। ठीक है। अब इसका जैसे एग्जांपल समझते हैं। आईपीएस संयुक्ता पराशर, असम कैडर की आईपीएस हैं ये। ठीक है। इनको क्या हो रहा था कि इनको वीआईपी पोस्टिंग दिया जा रहा था, मतलब सीएम के साथ इनको पोस्टिंग दिया जा रहा था कि आपको सीएम के साथ ड्यूटी करनी है। इट वॉज अ वेरी एक क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा पोस्टिंग था। सीएम के साथ मतलब जो पॉलिटिकल हेड हैं उनके साथ रहना, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास होंगी। बट सी डिनाइड, सी रिफ्यूज्ड वीआईपी पोस्टिंग एंड चूज टू सर्व इन कन्फ्लिक्ट जोन्स एंड ट्राइबल एरियाज। और उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, हमें कन्फ्लिक्ट जोन में, जो विवादित क्षेत्र हैं, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं, उधर मुझे ड्यूटी के लिए भेजिए और ट्राइबल एरिया में भेजिए। इन्होंने मिलिटेंट्स के अगेंस्ट बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए। जो आतंकवादी थे, मिलिटेंट्स थे, उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऑपरेशन को खुद लीड भी किया। तो ये क्या दिखाता है कि इनकी इंटीग्रिटी दिखाती है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, कि ये अपने आईपीएस जॉब को लेकर के इतनी प्रोफेशनली इनमें इंटीग्रिटी है कि नहीं नहीं, मैं स्टेट को सर्व करने के लिए आईपीएस बनी हूं, न कि पॉलिटिकल पोस्टिंग के लिए या मलाई खाने के लिए। ठीक है। तो ये इनकी इंटीग्रिटी है। सेकंड इज आईपीएस अजीत डोभाल सर, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इनकी इंटीग्रिटी कहां दिखती है? वेंट अंडर कवर फॉर 7 years इन पाकिस्तान। 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर रहे, विदाउट नोइंग कि इसका मुझे जीवन में कभी क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता।
पाकिस्तान में अंडर कवर हूं, मार दिया जाऊंगा, जिंदा रहूंगा, कोई पता नहीं, फिर भी ही चूजन टू बी अंडर कवर इन पाकिस्तान। ये क्या दिखाता है? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, कि इनमें इंटीग्रिटी इतनी है, सत्यनिष्ठा इतनी है, अपने देश के प्रति प्रेम इतना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है अपने नेशन के प्रति, कि जब मैं आईपीएस बना हूं तो मुझे ड्यूटी करनी होगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल अजीत डोभाल सर शो करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंटीग्रिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी? अब जैसे सिंपल शब्दों में कहे तो इंटीग्रिटी अगर है तो उसका क्या फायदा होगा? तो ये पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करता है, ठीक है, लोगों का भरोसा बढ़ता है, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। फिर क्या है? अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, जवाबदेही को प्रमोट करता है, करप्शन को प्रिवेंट करता है, करप्शन को रोकता है, फेयर डिसीजन मेकिंग को इनेबल करता है, मतलब एकदम निष्पक्ष निर्णय निर्माण को बढ़ावा देता है, एंड गुड गवर्नेंस लाता है। ठीक है, तो अगर इंटीग्रिटी है तो वो ये सभी चीजें करेगा। अब एक एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे पब्लिक ट्रस्ट, अगर इंटीग्रिटी है तो पब्लिक ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, इसको देखिए। के विजय कुमार आईपीएस, ये आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं, के विजय कुमार। इन्होंने ऑपरेशन वीरप्पन को लीड किया था, जिसमें कि आप सभी को पता है कि एक जंगल का बहुत बड़ा स्मगलर हुआ करता था, रेड सैंडल्स का, लाल चंदन का। उसको मारने में इन्होंने ऑपरेशन को लीड किया था, और जब बाद में इनको क्रेडिट दिया जा रहा था कि ही इज द मैन हु लेड द ऑपरेशन एंड गेव द रिजल्ट, तो इन्होंने क्रेडिट लेने से मना कर दिया, नहीं ये मेरी पूरी टीम की भूमिका है, मैं इसमें कुछ भी रोल नहीं प्ले करता हूं, जबकि फ्रंट पे रह करके इन्होंने ऑपरेशन को लीड किया था। तो ये क्या है? इनकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। और इससे क्या हुआ कि ट्रस्ट इन गवर्नमेंट बढ़ा, कि अगेंस्ट फाइट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कि सरकार भाई जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उससे लड़ने में सक्षम है, इस बात को लेकर के लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज हुआ। सेकंड है प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। अब इंटीग्रिटी अगर है तो वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करती है। कैसे? आईएएस अनिल स्वरूप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर हुआ करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो कोल एलोकेशन, आप लोगों को पता है 2011 में बहुत बड़ा कोल एलोकेशन का घोटाला खूब चर्चा में था। ठीक है, तो जब ये कोल एलोकेशन का घोटाला हुआ तो कोयला सेक्टर बदनाम हो गया, सरकार बदनाम हो गई। तो उस दौर में जब हैंडल द फॉल आउट ऑफ कोल एलोकेशन, जब वो बदनाम हो गया, फिर कोल एलोकेशन को रद्द कर दिया गया, तो उस कोयला एलोकेशन के प्रोजेक्ट को इन्होंने बाद में फिर लीड किया कि भाई कोल ब्लॉक से कैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़े, और ब्रॉट ई ऑक्शन ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। और इन्होंने ही कि भाई अब कोयला ब्लॉक की क्या होगी? ई ऑक्शन होगी, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे कोल ब्लॉक दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया। कोल घोटाला जो हो रहा था पहले, उसको इन्होंने बाद में क्या कर दिया? एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ई ऑक्शन, कि आज बोली लगेगी ऑनलाइन, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको कोल ब्लॉक दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया? गवर्नमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। तो ये इनकी इंटीग्रिटी थी, जिसने कि क्या किया? गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया। अगला है अकाउंटेबिलिटी। अगर व्यक्ति में इंटीग्रिटी है तो वो अकाउंटेबल होगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड फ्रॉम रेल मिनिस्ट्री आफ्टर रेल एक्सीडेंट। लाल बहादुर शास्त्री 2 बार रेल एक्सीडेंट हुआ, और सेकेंड टाइम, पहली बार जब वो रेल मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में, तो रेल मंत्री होते हुए एक रेल एक्सीडेंट हुआ असम में। इन्होंने तुरंत रेल मिनिस्ट्री से रिजाइन देने के लिए रिजाइन दे दिया। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बार बार समझाया प्लीज डोंट रिजाइन, बट ही स्टिक टू हिज डिसीजन कि नहीं नहीं मैं रेल मंत्री हूं
और मेरे रेल मंत्री रहते हुए एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो उनके अंदर ये क्या थी? इंटीग्रिटी थी, सत्यनिष्ठा थी। और सत्यनिष्ठा ने क्या कहा कि आपको आपके डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर आप मिनिस्टर हैं, एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी इन्होंने लिया। इम्पैक्ट क्या पड़ा कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में लोगों का विश्वास बढ़ा कि हमारे जो राजनेता हैं वो नैतिक हैं और अकाउंटेबल हैं हमारे देश के प्रति। ठीक है, बाद में इसी मुद्दे के चलते इनकी इमेज इतनी बेहतर हो गई कि जब जवाहरलाल नेहरू मरे तो एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को प्रमोट किया गया। ठीक है, अगला है कि इंटीग्रिटी और क्या करता है? अगर इंटीग्रिटी है तो वह करप्शन को भी क्या करेगा? रोकेगा, करप्शन नहीं होने देगा। क्योंकि ईमानदार अगर सत्यनिष्ठ आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कोई भी अधिकारी है, तो वह करप्शन कभी नहीं करेगा। जैसे आईएएस रजनीश शेखारी सिब्बल, ये हरियाणा कैडर की आईएएस हैं रजनीश शेखारी। इन्होंने क्या किया था? एमडीयू रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहा था हरियाणा में, उसको एक्सपोज किया था। और इनको हरियाणा में आपको पता है बहुत ज़्यादा वर्चस्व वाला पॉलिटिक्स चलता है, तो वहाँ पर इनको बार बार थ्रेट मिल रहा था। और वो पॉलिटिकल थ्रेट मिल रहा था, नॉर्मल थ्रेट नहीं। मतलब बड़े बड़े राजनेता इनको थ्रेट कर रहे थे कि अगर आगे बढ़ाया बात तो आपको मार दिया जाएगा। डिस्पाइट बीइंग थ्रेटेड, शी टुक एक्शन एंड एक्सपोज्ड एमडीयू रिक्रूटमेंट स्कैम। उसके बाद भी इन्होंने उस स्कैम को बाहर कर दिया, उस घोटाला को उजागर कर दिया। इंपैक्ट क्या हुआ कि सिटीजन का ट्रस्ट बढ़ा सिविल सर्वेंट्स में। सिटीजन को लगा कि अगर पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है वह अगर कुछ करप्शन करेगा तो उसे रोकने के लिए हमारे पास अब एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, और ये ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हैं, वो इस पॉलिटिकल करप्शन को रोकने में सफल होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी में लोगों का भरोसा बढ़ा। ठीक है, अगला है इनेबल्स फेयर डिसीजन मेकिंग। अगर इंटीग्रिटी है तो वह निर्णय निर्माण को कैसा कर देगा? पारदर्शी कर देगा। कि एक ब्यूरोक्रेट्स या एक गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन लिया जा रहा है वो कैसे लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के अंदर अगर लोग ईमानदार हैं तो वो क्या करेंगे? डिसीजन लेने की प्रणाली को बाहर बताएंगे कि हम इस क्राइटेरिया के आधार पर ये डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बार बार आलोचना की जाती है कि ये जो क्राइटेरिया है जजों के सिलेक्शन को लेकर के वो क्या है? फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बताता नहीं है कि ऑन व्हाट बेसिस पर्टिकुलर जज हैज बीन चूजन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो कॉलेजियम सिस्टम है यह बताता नहीं है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर इस पर्टिकुलर जज को चुना गया है। तो यहां पर कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप लगते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में और बाकी जजों में इंटीग्रिटी होगी तो वो कॉलेजियम सिस्टम में क्या करेंगे? क्राइटेरिया बताएंगे, लोगों को ओपनली बताएंगे कि इस आधार पर इस जज को सिलेक्ट किया गया और इस जज को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, आईएएस डीके रवि, ये कर्नाटका कैडर के आईएएस हैं। डीके रवि बहुत फेमस रहे हैं कर्नाटका कैडर के। टुक ऑन रियल एस्टेट माफिया। आपको पता है साउथ में जो माफिया कल्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली करके तमिलनाडु और कर्नाटका में। कर्नाटका में रियल एस्टेट माफिया और सैंड माफिया इतने स्ट्रांग हैं कि वो, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिच भी रहता है उन लोगों को, क्योंकि बहुत अधिक फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ऐसे में डीके रवि जब आईएएस जॉब कर रहे थे तो उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत बड़े घोटालों को देखा कि यहाँ पर माफिया कल्चर है और बड़े बड़े क्षेत्रों में माफिया क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का साइट्स है, स्पेशली करके प्रोटेक्टेड साइट्स है, जैसे इन्वायरमेंट का फॉरेस्ट लैंड है, उस पर माफिया कब्जा कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और माफिया को वहां से हटाने का प्रयास किया। सफल भी रहे, लेकिन बाद में इनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। अंदाजा लगाया गया कि इनको माफियाओं ने प्लानिंग करके मार दिया। तो लेकिन इससे हुआ क्या कि इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, आईएएस ऑफिसर मेरे में इंटीग्रिटी है तो डिसीजन मेकिंग ईमानदारी से होगा। मैं यहां पर
कोई भी लैंड माफिया या कोई भी किसी भी माफिया को पनपने नहीं दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो खाली करा दी जाएगी। उसी तरीके से अगर इंटीग्रिटी है तो गुड गवर्नेंस आएगा। जैसे ई श्रीधरन सर में इंटीग्रिटी थी, तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को लीड किया और ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया कि दिल्ली मेट्रो एक मॉडल प्रोजेक्ट बनकर के पूरे दुनिया में उभरा। तो ये क्या था, दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्शन है वो एक गुड गवर्नेंस का मॉडल लेकर के आता है कि चाहे वो टिकट कटने से लेकर के और पूरा पैसा कैसे कैसे जाता है, ये एक ढांचा बनाया था, इन्होंने सिस्टम बनाया था, इतना ट्रांसपेरेंट था कि एक मॉडल सिस्टम के रूप में एक गुड गवर्नेंस का सिस्टम बन करके निकला दिल्ली मेट्रो। और आज भी हम सभी जब दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो क्लीनलीनेस और सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो देख करके प्राउड फील होता है, ठीक है। तो ये इंपैक्ट है, इंपॉर्टेंस है इंटीग्रिटी की, ठीक है। अब आते हैं कि इंटीग्रिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए 4 प्रकार की इंटीग्रिटी होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी: पर्सनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है। समझते हैं ये चारों क्या है। सबसे पहले आते हैं मोरल इंटीग्रिटी पे। मोरल इंटीग्रिटी क्या है कि एडहियरिंग टू इथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं एंड वैल्यूज हैं उन पर हमेशा अडिग रहना, खड़ा रहना, झुकना नहीं। यह सही है तो मैं सही के साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इट इज कॉल्ड मोरल इंटीग्रिटी। जैसे स्पीकिंग अगेंस्ट इनजस्टिस अगेंस्ट अदर्स, दूसरों के खिलाफ भी अगर इनजस्टिस हो रहा है तो भी उसके खिलाफ बोलना, आवाज उठाना, यह क्या है, मोरल इंटीग्रिटी है, ठीक है। सेकेंड इज पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी क्या है कि ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी एंड इथिकल बिहेवियर इन पर्सनल रिलेशन। अपने निजी संबंधों में, पर्सनल रिलेशंस में क्या करना, ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, कंसिस्टेंसी दिखाना, अपने आचरण में रोज रोज बदलाव नहीं करना, एंड इथिकल बिहेवियर, और नैतिक आचरण का प्रयोग करना। जैसे कीपिंग प्रोमिसेस, आपने किसी को प्रोमिस किया, उस प्रोमिस को पूरा करना, उस पर अडिग रहना, खड़ा रहना, ये क्या है, पर्सनल इंटीग्रिटी है, ठीक है। अगला है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या है कि फॉलोइंग प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स एट वर्क प्लेस। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है कि जो जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर काम करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को ईमानदारी से फॉलो करना, ये क्या है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। जैसे सिविल सर्वेंट्स रिफ्यूजिंग ब्राइब्स। अगर कोई सिविल सर्वेंट्स घूस लेने से मना करता है तो क्यों मना करता है, क्योंकि ये इथिकल स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है कि सिविल सर्वेंट्स को घूस नहीं लेना चाहिए। तो घूस लेने से मना करना क्या है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, ठीक है। अगला है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। किसी भी संस्थान की नैतिकता क्या है भाई, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कि नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कि नहीं है, जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है वह सही तरीके से खर्च किया जाता है कि नहीं किया जाता है, या कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रॉड किया जाता है। तो ये जो इन सब से जुड़े हुए ट्रांसपेरेंसी अगर है उसमें सिस्टम में, तो कंपनी क्या करेगी, जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अपने एनुअल प्रॉफिट का 2% पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना है, तो वो करेगी, ईमानदारी से करेगी, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी क्या करेंगी, अगर उनमें इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी नहीं है तो वो क्या करेंगी, सरकार को दिखा देंगी डेटा शीट में कि हमने यहाँ यहाँ खर्च किया, जबकि इन रियलिटी वो क्या करेंगी, खर्च नहीं करेंगी और पैसा
चोरी कर लेंगी, टैक्स चोरी कर लेंगी। ठीक है, तो टैक्स चोरी नहीं करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, अकाउंटेबिलिटी रखना कि भाई हम अगर कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस का आप लोग सोचिए, विजय माल्या ही वॉज द ऑनर ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी उनकी किसके प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, कि भाई ये जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं कर्मचारी एयरलाइंस के, उनकी देखभाल करना भी मेरी क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। बट ही वॉज नॉट चूजन टू डू, एंड उन्होंने क्या किया, पर्सनल लग्जरी पर पैसे खर्च किए लेकिन अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया। तो ये क्या है, लैकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। इससे क्या हुआ, कंपनी लॉस कर गई, कंपनी खत्म हो गई। तो अगर आपकी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, जो डिसीजन लिया जाता है उसके लिए कोई अकाउंटेबल होता है इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। जैसे आरटीआई फॉर गवर्नमेंट में अगर आरटीआई ला दिया गया तो ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना रहा है। तो ये क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी हो गया। आरटीआई का इंट्रोडक्शन क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ भी इंटीग्रिटी कितने कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, चारों को हमने एक्सप्लेन किया। और आज इस कोट के साथ एंड करते हैं। पीटर डी का कोट है ये कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर और पोजीशन, इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि पावर और पोजीशन इसको एंजॉय करो, नहीं। लीडरशिप का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड इंटीग्रिटी रखो, अपने अंदर सत्यनिष्ठा रखो। तो आप इसको सत्यनिष्ठा को लेकर के अगर कोई आंसर लिखना हो तो उसमें इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अलग फाउंडेशनल वैल्यूज पे चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।